हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलिए अब अपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अगले काम पर चलते हैं। और मेरे दोस्तों, यहां पर हम आज बातचीत शुरू करेंगे एक्सपेंडिचर से। बहुत ही बढ़िया चीज, बहुत ही बेहतरीन चीज है दोस्तों। अभी तक हमने जितना यहां तक पढ़ लिया है पिछले सेशंस में, माय डियर फ्रेंड्स, ये उसी के ऊपर काम चलेगा। ठीक है ना। तो अब सबसे पहली बात ये हो गई कि एक्सपेंस का नाम तो हमने सुना था। ये एक्सपेंडिचर क्या चीज है, आइए देखें। तो जब हम कुछ खर्चा करते हैं, कोई चीज पर पैसा लगाते हैं, वो भैया एसेट पर या एक्सपेंसेस पर लगाते हैं। हमने जब एसेट खरीदे, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, लैंड, ये या तो हमने परचेज किए या क्रिएट किए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि आपने एसेट बना बनाया खरीद लिया या क्रिएट किया। जैसे बिल्डिंग खरीद बनी बनाई कहीं थी, हमने वो परचेज कर ली, या हमने बिल्डिंग बनाई अपनी। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे खर्चे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी, कमाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और हमें इनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स यहां पर मिलते हैं। मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के बेनिफिट ये हमें यहां देखने को मिलते हैं कि फर्नीचर भी हमें 1 साल से ज्यादा चल रहा है, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, लैंड, ये सब 1 साल से ज्यादा की हमें सर्विसेज दे रहे हैं। तो जो भी पैसा हमने एसेट्स पर खर्च किया, हम उसे कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया। और अगर मैंने सैलरी, वेजेस, गुड्स खरीदी, कैरेज का खर्चा दिया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एडवर्टाइजमेंट, इन सब का खर्चा किया, तो इन खर्चों से मेरा बिजनेस चलेगा। हालांकि इससे मेरे बिजनेस की कोई कमाने की कैपेसिटी नहीं बढ़ गई, लेकिन इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि भी खर्चा करोगे तभी रेवेन्यू कमाओगे। तो ये वो खर्चा है जो हमें सीधा रेवेन्यू कमाने में मदद करता है। जैसे पिछली एग्जांपल्स में मैंने क्या बताया था कि बर्गर बनाने वाला एक मिस्टर एक्स बर्गर बना के रेवेन्यू कमाता है, लेकिन बर्गर बनाने के लिए खर्चा भी तो करता है। उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चा करना पड़ा, वही एक्सपेंस है। इसीलिए उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली रेवेन्यू को कमाने में मदद कर रहा है। उसके बिना भला रेवेन्यू कैसे आएगा। इसीलिए जो खर्चे होते हैं उनका नाम होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो एसेट्स होते हैं उनका नाम होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट्स के कारण हमारी ये अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कारण हमारी कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती। इसका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है और इसका हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है। 1 साल के अंदर अंदर हमें इसका बेनिफिट मिल जाता है एक्सपेंस का। जैसे कि हमने किसी को सैलरी दी, उससे उसी महीने में काम करवा लिया, तो भाई ये तो साल में ही बेनिफिट डिराइव हो गया। लेकिन अगर मैंने कोई लैंड खरीदा, उसका बेनिफिट तो सालों साल मिलेगा। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि एसेट पर किए गए सारे के सारे जितने भी पेमेंट्स आपने की या लेना बाकी जो भी एसेट के लिए किया, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस क्या है जी? जो ये सैलरी, वेजेस, परचेज ऑफ गुड्स, कैरेज वगैरह, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यानी एक्सपेंडिचर के 2 टाइप्स हो गए। अब एसेट आपने खरीदा या एक्सपेंस आपने किया, जैसे कि फर्नीचर खरीदा या गुड्स खरीदी, दोनों ही केसेस में पेमेंट करनी पड़ती है। या तो पेमेंट आप इमीडिएटली कर देंगे, कैश चला जाएगा। चाहे आपने एसेट के लिए पेमेंट करी, मशीन खरीदी, पैसा दे दिया, गुड्स खरीदी, पैसा दे दिया, फर्नीचर खरीदा, पैसा दे दिया, दोनों ही केसेस में पैसा चला गया। तो पेमेंट इमीडिएट भी पॉसिबल है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पेमेंट इज मेड लेटर ऑन, यानी बाद में पेमेंट की जाए। यानी फर्नीचर खरीदा मगर पेमेंट करेंगे बाद में, यानी गुड्स खरीदी मगर पेमेंट की जाएगी अगले महीने। यानी अब एक तरफ यहां हमारा कैश घट गया था, लेकिन दूसरी तरफ हमारा कैश नहीं घटा, बट अभी उसका पैसा देना बाकी है। दिस अमाउंट इज येट टू बी पेड। हमारी यहां से लायबिलिटी बढ़ गई, यहां से हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर हमारी यहां से लायबिलिटी बढ़ जाती है माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बात समझ लीजिए, यहां से हमारा एक्सपेंडिचर का खेल शुरू हो गया। एक्सपेंडिचर यहां पर दोनों तरीके का है। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये फर्नीचर की गेम है जी। चाहे पैसा दिया या नहीं दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट है क्योंकि
उसी तरह से गुड्स परचेज वगैरह, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, चाहे पैसा अभी दिया चाहे बाद में देंगे, है ये भी एक्सपेंडिचर की गेम। ये सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड वाला, एक्सपेंस वाला रेवेन्यू नेचर का खर्चा माना जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो जितने भी परचेज और क्रिएशन ऑफ एसेट, ये सब चीजें आपके सामने आ गई। ये क्या बार बार करने पड़ते हैं? नो, ये एक नॉन रिकरिंग नेचर एक्सपेंस है, बार बार नहीं करना पड़ता। लेकिन एक्सपेंसेस पर खर्चा तो बार बार करना पड़ता है। रेंट हर महीने देना पड़ेगा, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का पैसा, सब हर बार हर महीने देना पड़ेगा भाई। रिकरिंग नेचर का खर्चा ही है। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो एक्सपेंडिचर या तो एसेट्स पर होंगे या एक्सपेंस पर होंगे, ये बात हमें पता चल गई। ये नॉन रिकरिंग होते हैं, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। वेरी वेरी सिंपल। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक कार खरीदी, वो उस कार को टैक्सी के रूप में चलाना चाहता है। अब ये उसके लिए एक एसेट हो गया, क्योंकि सालों साल चलेगी। एसेट हो गया तो इस खर्चे को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, करेक्ट। तो कार के ऊपर जो खर्चा हुआ वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। ये एस्पेक्ट नंबर 1 तो क्लियर है। एक तरफ ये बात तय हो गई कि हमारे पास तो टैक्सी आनी ही आनी है, ये कार आनी ही आनी है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट कहता है कि भाई या तो इसके लिए पेमेंट कर दोगे या भी नहीं की होगी। अगर पेमेंट आपने कर दी तो कैश घट गया, एसेट रिड्यूस हो गया। एस्पेक्ट नंबर 2 है, या तो ये पोजीशन होगी, राइट। और या फिर इसकी जगह क्या होगा, आपने उसकी पेमेंट अभी नहीं की, देना बाकी है, लायबिलिटी है, लोन बन गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो एस्पेक्ट नंबर 2 में कुछ भी पोजीशन आ सकती है, या तो कैश पे कर दिया होगा या पे करना बाकी होगा, करेक्ट। लेकिन है तो खर्चा ही। उसी तरह से मान लीजिए, अब मैं बात करता हूं उस व्यक्ति की जो कि कारें खरीदता बेचता है। इस व्यक्ति ने, जिसने कार को टैक्सी के रूप में चलाना था, ये कार उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गई, क्योंकि टैक्सी के रूप में चला रहा है। लेकिन मान लो यही वो व्यक्ति है जो कार शोरूम के अंदर कारें खरीदता बेचता है, तो भाई जिन चीजों में वो डील करता है, मैंने आपको सिखाया था, वो कहलाती हैं गुड्स। पिछले सेशन में आपको गुड्स के बारे में बताया था, गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। तो भैया कार शोरूम का वो जो ओनर है, मान लो टाटा की कार्स खरीदता बेचता है, तो इसके लिए तो ये एक ट्रेडिंग आइटम हो गई। ये उस कार को टैक्सी के रूप में चलाकर सालों साल इस्तेमाल करने वाला नहीं है। इधर से कार खरीदी, उधर बेची, तो इसका तो ट्रेड है ये, सेल। एक बायर आया, दूसरा बायर आया, तीसरा बायर आया, चौथा आया, बेचता चला गया। इधर से एक तरफ से ये खरीदता है और दूसरी तरफ बेचता है, तो यहां पर इस वक्त ये उसके लिए गुड्स है। प्लीज कीप इट इन माइंड, ये उसके लिए इस वक्त गुड्स है। इस बात को बेहद अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आई समझ में बात, के नहीं आई? तो ये सेल ऑफ कार्स इस व्यक्ति के लिए रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी हो गई। क्या ये बात सभी लोग अच्छी तरह से समझ गए? दिस हैज बिकम अ रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी फॉर हिम। ये सारे बायर्स हैं, खरीदेंगे, अरे भैया इधर से खरीद भी तो रहा है, ये खुद खरीद के आगे बेच रहा है, ट्रेड ऑफ कार्स कर रहा है, यही उसका मेन ऑपरेशन है, यही उसकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। टाटा कंपनी से वो खरीदता है, आगे सामान बेचता है। तो जब उसके लिए गुड्स हो गई, तो ये अब जो परचेज ऑफ कार्स फ्रॉम टाटा मोटर्स, टाटा मोटर से खरीद रहा है ना, अब आप इसे क्या कहेंगे? क्या हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कह दें? क्या इस ओनर के लिए सालों साल रखने के लिए कार्स ले रहा है? नो, अब यही कार उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन गई। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा जो व्यक्ति है ये उसमें डील कर रहा है। भाई जिसमें डील कर रहा है वो उसके लिए गुड्स है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर वो लंबे समय के लिए उसका इस्तेमाल करेगा, वो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगी। ये उसके यूज पर डिपेंड करता है, वो उसका क्या ट्रीटमेंट कर रहा है। ठीक है, तो कार हमेशा और हमेशा एसेट नहीं हो सकती कि भाई वो कार जो है हमारा लॉन्ग टर्म एसेट है। कार खरीदी और आगे बेची तो वो कार खर्चा बन गई। समझे मेरी बात के नहीं? जैसे आपने एक पेन 10 रुपए का लिया, आगे 15 का बेच दिया, तो 10 रुपए जब आपने खरीदा तो 10 रुपए खर्चा है, ठीक है कि नहीं?
अब इसका नेचर कुछ ऐसा है कि जो भी लेगा उसके लिए एसेट तो बन नहीं सकता पेन, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगा ये। तो अगर मान लीजिए मैं बात करूंगा कि ये एसेट और किसी एक्सपेंस को कैसे पहचानने, तो पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग टर्म यूज तो एसेट, शॉर्ट टर्म यूज शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो एक्सपेंस। ठीक है, पैसा तो दोनों में ही जाएगा। सो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द अमाउंट स्पेंट, स्पेंड का मतलब कि कैश चला गया, और लायबिलिटी इनकर्ड यानी कैश इज येट टू बी पेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर रेफर्स टू, एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं? कैश पेड, कि हमने कैश पे कर दिया, और कैश इज येट टू बी पेड। इसमें कैश इज येट टू बी पेड किस काम के लिए? माय डियर फ्रेंड्स, टू एक्वायर द एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। उन एसेट को या गुड्स और सर्विसेज को लेने के लिए जो भी पैसा दिया या देना बाकी है वो सब एक्सपेंडिचर है। लेकिन एक्सपेंडिचर में दो टाइप है, एक है एसेट के लिए, दूसरा है गुड्स और सर्विसेज के लिए। एसेट वाले को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देंगे, गुड्स और सर्विसेज वाले को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देंगे। वेरी वेरी सिंपल। तो उस एक्सपेंडिचर के जो दो पार्ट्स मैंने आपको बताए, उसमें पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट, फिर वही बात, और लायबिलिटी इनकर्ड। अमाउंट स्पेंट का मतलब क्या? कि कैश आपने दे दिया। लायबिलिटी इनकम का, लायबिलिटी इनकर्ड का मतलब कैश इज येट टू बी पेड। बट किस काम के लिए मेरे भाई? टू एक्वायर और इंप्रूव फिक्स्ड एसेट। एसेट के बारे में मैंने आपको करंट एसेट और फिक्स्ड बताया था, ये फिक्स्ड एसेट की ही कहानी है। दिस इज द एक्सपेंडिचर डन। एक्सपेंडिचर डन किसके लिए? मगर पर्पस क्या है? इट इंक्रीजेस द बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी। बताया था ना, ये बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेस इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, 1 साल से ज्यादा तक बेनिफिट देने वाले हैं। समझे मेरी बात कि नहीं? 1 साल से ज्यादा बेनिफिट। एज द अमाउंट इज स्पेंट फॉर एक्वायरिंग द एसेट्स। उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि ये खर्चा किया जा रहा है, इसीलिए इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट द एसेट्स में बी टेंजिबल, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। या तो ये टेंजिबल होगा यानी देख सकते हो आप, या इनटेंजिबल जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। राइट, दोनों ही केसेस में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है। तो जो भी प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स, फिटिंग्स, एक्वायरिंग ऑफ पेटेंट्स, ये सब वही है। अच्छा, पहले जो है, जैसे जो कंपनीज है ना, कंपनीज फिक्स्ड एसेट टर्म यूज नहीं करती। कंपनीज को बोला गया जी अब अपनी बैलेंस शीट में आप फिक्स्ड एसेट की जगह प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी पीपीई इस हेडिंग को दिखाएंगे। राइट, लेकिन पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में ये पीपीई की जगह सीधा फिक्स्ड एसेट लिखेंगे तो चलेगा। राइट, है वो फिक्स्ड एसेट ही। अच्छा, अब बात आती है जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर क्या कर रहे हैं, ये भी वही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? आइदर इट इज अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड, क्योंकि डेफिनेशन तो वैसे ही निकलेगी जैसे कि एक्सपेंडिचर की आई थी, बट वो चीज जो आखिरी के 2 पॉइंट्स है वो बदल जाते हैं इसमें। तो या तो कैश पे कर दिया या पे करना बाकी है, लेकिन किस चीज के लिए मेरे भाई? फॉर गेटिंग इनपुट्स, रिसोर्सेज, कंज्यूम्ड और सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज के लिए अगर खर्च कर दिया, यही पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। और इससे कोई अर्निंग कैपेसिटी हमारी इंक्रीज नहीं होती, ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। इसका बेनिफिट विद इन वन अकाउंटिंग ईयर मिल जाता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। इसीलिए क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आ रहा है, इसीलिए इसे खर्चा भी, एक्सपेंस भी कहा जाता है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेस विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर ही
एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर ही क्या कर दिया जाता है, इसका बेनिफिट ले लिया जाता है। तो गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूम किए एक साल के अंदर अंदर, माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की आइटम कहलाती है। ठीक है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली कॉस्ट ही तो है, बर्गर बनाने वाले उस बर्गर की कॉस्ट, पैटी की कॉस्ट, ऑयल की कॉस्ट, पोटैटो की कॉस्ट, ये सब चीज़ें जो थी वो क्या था, खर्चे के रूप में ही तो दिखाया था। हमने उसे एक्सपेंस के रूप में ही तो दिखा दिया था। हमने उसे जैसे ही किया हमने उसे कॉस्ट के रूप में दिखा दिया था। इसीलिए इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और बताया था क्यों, क्योंकि ये रेवेन्यू को डायरेक्टली अर्न करने में मदद करता है। रॉ मटेरियल है, वेजेस है, सैलरीज है, रेंट है, कैरेज है, पावर, ये सारे के सारे बिल्कुल वही चीज़ें कहलाएंगी। तो इनके साथ साथ कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे कार्टेज गैरेज की बात थी, आप जब आने वाले समय में इसे पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों में कुछ डाउट आ सकता है, जी ये क्या चीज़ है वो सारी ट्रांसपोर्टेशन की बातें। मैं आपको जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, चाहे आप बात कर लो जी कार्टेज की, चाहे बात कर लो आप कैरेज की, चाहे बात कर लो फ्रेट की, ये तीनों शब्द गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी गुड्स को जब एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना होगा, इसे कार्टेज, कैरेज या फ्रेट बोलते हैं, इस ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को। लेकिन अगर कोई पर्सन को इधर से उधर मूव करवाना है, उसका जो खर्चा है वो कहलाता है ट्रैवलिंग या कन्वेंस। तो ये 5 शब्द आपके सामने आ सकते हैं। अगर कैरेज, कार्टेज, फ्रेट ये चीजें आए तो समझ लेना गुड्स की ढुलाई के लिए, गुड्स को इधर से उधर ले जाने का खर्चा है। और ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस ये पर्सन्स की मूवमेंट के लिए खर्चा किया जाता है। तो हमने एक्सपेंडिचर को पूरी तरह अच्छी तरह से कर लिया। 2 डिवीजन बना दिए थे, एसेट और एक्सपेंसेस के। एसेट की तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस जो है वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छी तरह से दोबारा सुनिएगा, नोट साथ साथ जरूर बनाइए अपनी कॉपी में। मैंने जो यहां पर स्क्रीन पर दिखाया वो एक एक शब्द आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए किसी भी हाल में। समझे मेरी बात के नहीं? तो एक एक शब्द जो है उस किताब, उस कॉपी से जब आप रिवाइज करोगे ना, तो सारा का सारा कोर्स बहुत बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। राइट? तो चलिए अब पहुंचते अपने अगले काम पर। ये है जी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप कहोगे जी ये क्या आइटम आ गई, अभी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने बताया था सर। ये डेफर का मतलब क्या होता है? डेफर का मतलब होता है मेरे दोस्तों बांट देना। अब सवाल यह आता है कि सर अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंस होता है, तो ये तो एक साल के अंदर अंदर ही दिखा देते हैं। तो जब एक साल के अंदर अंदर ही है तो डेफर करने का मतलब क्या है? टुकड़ों में क्या बांट रहे हैं? क्या एक ही साल में टुकड़ों में बांट रहे हैं? नो माय डियर फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरी तरफ एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बीच की आइटम है ये। कैसे? आइए देखें। ये उन दोनों के ट्रीटमेंट का मिक्सचर हमें यहां पर करना पड़ जाता है। ये कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू। अब समझिए ध्यान से, नाम में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यानी एक एसेट तो नहीं हो सकता, पक्की बात है। यानी ये कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है, ये पक्की बात हो गई। अब डेफर तो हम उसे करेंगे जो कि एक बड़ा खर्चा हो, जो कई सालों में बांट दिया जाए, उसे डेफर अगर करना है तो मल्टीपल ईयर्स में बांटेंगे। तो अगर वो एक साल से ज्यादा है तो कैपिटल क्यों नहीं बोल रहे, रेवेन्यू नाम क्यों दिया हुआ है? अगर डेफर ही करना है, ठीक है कि नहीं? और अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो डेफर क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है, आइए इसका रीजन बताता हूं। मान लीजिए कि आपने कंपनी को शुरू किया और बिजनेस के अंदर आपने एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया। अमिताभ बच्चन साहब को ले आया जी हमारे इस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर दो। उन्होंने कहा ठीक है भाई दे दो 10 करोड़ रुपए, थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सस्ते में काम। तुमने कहा अच्छा जी 10 करोड़ तो बड़ा ज़्यादा है। नहीं भाई ये तो मामूली सा अमाउंट है, क्योंकि इसके लिए वैसे तो मैं 50 करोड़ लेता हूँ, लेकिन 10 करोड़ आपकी शक्ल अच्छी लग गई, 10 करोड़ ले लूँगा। हमने कहा ठीक है साहब दे देंगे। हमने जो है अब उन्हें 10 करोड़ दे दिया, हमारे लिए तो बड़ी आइटम है जी। हमने कहा भाई अब देखो जी अमिताभ बच्चन साहब की एडवर्टीजमेंट है, अब तो ये कम से कम 5 साल चलाएंगे हम, यही एडवर्टीजमेंट को 5 साल घिसेंगे भाई। अब आपने कह दिया जी हम तो इसे 5 साल चलाएंगे, तो आपने जो कहा कि जी मैंने 10 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए और ये मुझे आने वाले 5 साल तक, 5 years तक
हेल्प करेगी। और मैं इस एडवर्टाइजमेंट को 5 साल तक चलाऊंगा, क्योंकि प्रोडक्ट मैंने 5 साल तो मिनिमम चलाना ही चलाना है। यानी हर साल अगर मैं 2 करोड़ का एक्सपेंस दिखा दूं तो ठीक रहेगा। पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि भाई इस साल में ही तो 10 करोड़ रुपए दे दिया अमिताभ जी को, तो ये सारा खर्चा इसी साल क्यों ना दिखा दें, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है और एडवर्टाइजमेंट तो रेवेन्यू लेकर आती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल दिया। लेकिन मेरे दोस्तों कहानी ये है कि जो इसका बेनिफिट है वो हमें आने वाले 5 साल तक मिलेगा। यानी इससे जो रेवेन्यू मिलेगा वो 5 साल तक मिलेगा, इसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा। तो भाई हमें इस 10 करोड़ के खर्चे को भी 5 साल में टुकड़ों में ही तो दिखा देना चाहिए। हमने कहा ठीक है जी, इस 10 करोड़ को हम हर साल 2 करोड़ रुपए एक्सपेंस दिखाएंगे एवरी ईयर। हर साल 2 करोड़ का एक्सपेंस दिखा देंगे हम। क्यों दिखा देंगे? पहली बात यह कि हालांकि एडवर्टाइजमेंट है, ये रेवेन्यू बढ़ाएगी हमारा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसे 1 साल में नहीं दिखा सकते। और हम इसे एसेट के रूप में भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये कोई हमारी अर्निंग कैपेसिटी तो बढ़ा नहीं रही, और इसको बेच के कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि बिकना तो है नहीं, पैसा तो चला गया। तो ना तो ये फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ना ये एग्जैक्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में है। फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में इसलिए नहीं है क्योंकि इसको बेच के कुछ मिलना नहीं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में इसलिए नहीं क्योंकि सारा का सारा खर्चा 1 साल में नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसका बेनिफिट जो डिराइव होगा इस एडवर्टाइजमेंट को चला के, भाई वो तो हमें 5 साल तक मिलने की उम्मीद है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही, एडवर्टाइजमेंट ही, मगर हम इसे कई टुकड़ों में बांट के दिखा रहे हैं, कई सालों में उसे डेफर कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। राइट, तो ये है सारी कहानी। तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? एक एसेट है, वो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देता है, मोर देन 1 ईयर उस पर अमाउंट स्पेंट लार्ज किया जाता है, वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। हम जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है जी? ये एक एक्सपेंस है, शॉर्ट टर्म है, और विद इन 1 ईयर हमें इसका बेनिफिट मिलता है। स्मॉल होता है जनरली इसका अमाउंट, लेकिन अब आप कहोगे ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस की बात है, सैलरी वगैरह, हाँ बिल्कुल स्मॉल होता है, और ये अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाता। अब सवाल ये आता है कि मैं जिस चीज की यहां पर बात कर रहा हूं 10 करोड़ रुपए की, क्या ये एसेट है? नो। लेकिन लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलेगा, हाँ। मोर देन 1 ईयर, हाँ। अमाउंट स्पेंड लार्ज है, हाँ। लेकिन क्या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा? नहीं, अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगा भाई। अमाउंट स्पेंड स्मॉल नहीं है, बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा, शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है, मगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कुछ चीजें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली इसमें आ रही है नजर, कुछ चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली नजर आ रही है, तो दोनों का मिक्सचर है। ना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में, ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में, ये उनकी कोई बीच की कैटेगरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो हमने खर्च किया, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, अमाउंट स्पेंट हमारा हो रहा है ज्यादा, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करेगा। तो कुछ फीचर्स इसके हैं, कुछ फीचर्स इसके हैं, तो हम करें तो करें क्या? इसे क्या बोले? हम कहेंगे भैया बड़ा खर्चा है, बड़ा अमाउंट है, 1 साल में नहीं कर सकते, सेलिंग एक्सपेंस तो दिखाएंगे, लेकिन हम अगर ये छोटा मोटा खर्चा होता ना, हैंड बिल्स टाइप का खर्चा के जी प्रमोशनल कंटेंट हमने डाल के एक पैम्फलेट में छपवा के बंटवा दिए, तो उसको तो मैं छोटा मोटा एक्सपेंस मान के इसी साल का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा देता। लेकिन जब ये बड़ा अमाउंट है तो अब मैं क्या करूं? एडवर्टाइजमेंट के इस बड़े अमाउंट को मुझे डेफर करना पड़ेगा मल्टीपल ईयर्स में। मान लो ये मैंने 30 लाख रुपया खर्च किया, 2021 में भी बेनिफिट मिलेगा, 22 में भी, 23 में भी, तो मैंने 10-10 लाख रुपए 3 सालों में उसे डेफर कर दिया। तो ना तो मैं इसे प्योरली एसेट दिखा सकता, ना एक्सपेंस, ये उसके बीच की आइटम है, उसे डेफर करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये आता है कि मैंने जब 30 लाख रुपए खर्च कर दिए,
तो एक एसेट के रूप में मुझे कुछ तो लेना बाकी है। मैं कहूंगा जी इस साल मैंने 30 में से 10 का बेनिफिट ले लिया। 10 का जो बेनिफिट ले लिया उसको मैं राइट ऑफ कर दूंगा, यानी उसे इसी साल का खर्चा दिखा दूंगा। मैंने 10 लाख रुपए को इस साल का खर्चा दिखा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। लेकिन 20 लाख रुपए जो है वो बच गए, इसका बेनिफिट अभी भी लेना बाकी है, आने वाले साल में बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट ईयर आया, हमने कहा इसका बेनिफिट अभी और मिलेगा। इस साल फिर 10 लाख का बेनिफिट हमें मिला, हमने उसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे में दिखा दिया। 10 लाख का बेनिफिट अभी भी मिलना बाकी है, अगले साल मिलेगा। जब 10 लाख का बेनिफिट इस साल भी मिल गया, हमने इसे भी खर्चे के रूप में दिखा दिया, अब बच गया नील। तो हमने इसे किस तरीके से दिखाया, धीरे धीरे करके हमने इसे डिवाइड कर दिया, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की सारी कहानी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर, किस तरह का नेचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा के लिए ये हमें बेनिफिट देता है। हमने सारा का सारा जो खर्चा किया, हमने उसी साल में इसे खर्चे के रूप में नहीं दिखाया। जिस साल में इस खर्चे को किया, इन द ईयर इन विच इट वॉज इनकर्ड, हमने उस साल में नहीं दिखाया। रादर दिस इज डिवाइडेड इन एज मेनी अकाउंटिंग ईयर्स एज वी एक्सपेक्ट इट्स बेनिफिट टू हैपन। जितने सालों में इसका बेनिफिट हमें मिलना है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमने उसे उतने सालों में डिवाइड कर दिया। इसके एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको बताए, ह्यूज अमाउंट जो हमने एडवर्टाइजमेंट पर किया, इसका एक साल से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। दस दिस अमाउंट शुड बी शोन एज एक्सपेंस इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये काम भी आज हमारा यहां पर होता है समाप्त। पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिटेल में आपको मैंने बातचीत बता दी। इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आने वाले समय में हम और जानेंगे। अभी के लिए जो चीजें आपको बताई हैं उसे समझ के रखिए, आने वाले समय में इसके बारे में और ज्यादा बातचीत होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बातचीत और ज्यादा होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में भी बातचीत होगी। ये केवल समझ लीजिए आने वाले समय के लिए एक छोटा सा बेस तैयार हो गया, मगर इसे आपको 2 से 3 बार जरूर देखना है, राइट। नोट्स बनाने हैं, अगली क्लास में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।